बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मजम्मत आज के अफसोसनाक वाक़े की जो कोयटा में पेश आया। कोयटा के अमन के दुश्मन पाकिस्तान के अमन के दुश्मन एक बार फिर वार करते हैं और बड़ा बुज़दिलाना और कमज़ोर वार था उन मुसाफिरों पे जो अपने अपने मामलात और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कहीं सफ़र का इरादा बांधे कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे। जिस दहशतगर्द तंजीम ने इस हादसे की, इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है, अब देखने की बात यह है कि कौम कितनी मुत्तहिद है और जो भी ऐसे ग्रोहों के हमदर्द हैं उनसे भी ये सवाल किया जाना चाहिए कि इन रहते और मासूम लोगों का क्या कसूर है। कभी तो आप जाकर वार करते हैं उन लोगों पे जो मेहनत मजदूरी की गर्ज से बलूचिस्तान की तरफ रुख करते हैं, और ज़ाहिर है बलूचिस्तान में हमारे दुश्मनों के बहुत सारे मफादात हैं और ये लोग यकीनन उन मफादात को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एक ऐसी कॉल देने की बात कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि सवाबी के जलसे में ऐलान किया जाएगा, एक तारीख दी जाएगी और ये तारीख एक ऐसी मुहिम का आगाज़ होगा, एक ऐसी तहरीक का आगाज़ होगा कि जिसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। लेकिन वही सारी बातें दोहराई गई हैं और तारीख नहीं दी गई है। नवंबर का कहा गया है, नवंबर की कौन सी तारीख को क्या होना है, जलसा होना है, धरना होना है, इस हवाले से भी कोई बात नहीं हुई। अली अमीन गल्लापुर साहब ने कमोबेश वही बातें दोहराई जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले की थी। उन्होंने कहा था जी कि हम घर से जो हैं वो कफन बांध के निकलेंगे वगैरह वगैरह। सो कारकुनों को मोबिलाइज करती हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वाकई इस एहतजाज के लिए कोई हिकमत अमली है या हिकमत अमली नहीं है और सिर्फ सियासी बयानात हैं और लोगों को ये तासुर देने की कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई हिकमत अमली मौजूद है जिस पर उन्होंने अमल दरामद करना है। लेकिन जो हमारी रहनुमाओं से बात हुई है अभी तक कोई चीज़ें तय नहीं हुई कि धरना होना है, कैसे होना है, कहाँ से लोगों ने चलना है, कहाँ पे जलसा करना है, इस हवाले से अभी कोई बात नहीं है। तो प्रोग्राम में इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अंदरूनी तकसीम का शिकार है, जिसके पास बहुत सारे उसके अपने रहनुमा कहते हैं कि एहतजाज की कोई हिकमत अमली नहीं है, क्या वाकई वो इमरान खान साहब को रिहा कराने में कामयाब हो सकेगी? क्या वो इमरान खान साहब को वो रिलीफ दिलाने में कामयाब हो सकेगी जिसकी ख्वाहिश तो वो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अमली तौर पर उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिल रही। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे जी सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, और दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक अहमद भच्चर साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है पंजाब असम्बली में। दोनों मेहमानों की तरफ जाने से पहले बुशरा कमर साहिबा जो कि हमारी ब्यूरो चीफ हैं जीटीवी की कोयटा से, उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं। बुशरा, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि ज़ाहिर है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खुसूसी इजलास भी बुलाया, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उनसे बात भी हुई है टेलीफोन पर, और हम तमाम जो आला ओहदेदारान हैं तमाम सूबों से इस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत भी और ताज़ियत भी, उनकी जो फैमिलीज़ हैं जो इसके मुतासरीन हैं उनसे हम सुन रहे हैं। लेकिन बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है कोयटा शहर में? देखिए तंजीला, अगर हम ओवरऑल कोयटा के साथ बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान काफी अरसे से जो है एक मरतबा फिर से बदअमनी का निशाना मुसलसल बनाया जा रहा है। और आज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि मुसाफिर जो ट्रेन के जरिए रावलपिंडी जाना चाह रहे थे उन्हें निशाना बनाया गया और इसके नतीजे में एक बड़ी तादाद जो है लोगों की वो अपनी जान से भी गई और 60 से ज्यादा लोग जो है इस वक्त कोयटा के 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इस वाकये की तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया है, इब्तिदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जबकि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो भी कोयटा पहुंच चुके हैं और वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत वजीर आला हाउस में एक आला सतही इजलास जो है वो भी मुनक्किद किया गया है। उस इजलास की सदारत जो है वजीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वजीर दाखिला कर रहे हैं और इजलास से कबल जो है पहले दुआ की गई जो इस वाकये में लोग शहीद हुए थे और जो जख्मी हैं उनके बेहतर इलाज मुआवजे के हवाले से भी बात की गई। अब इजलास में कुछ अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं कि पूरी कोयटा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मजीद इंतजाम को कैसे जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है और खसूसन जो रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी है उसका असर नौ जो है वो जायजा भी लिया जाएगा। तो अब सूरत हाल को देखा जा रहा है। जख्मी जो है वो कोयटा के 2
अस्पतालों में जेर इलाज है। सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में 14 जख्मी जो है जेर इलाज है, जिनमें से इस वक्त भी 7 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। सीएमएच अस्पताल में 24 जख्मी है, जिनमें से 6 की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम जख्मी है उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। खून के अतिये की बार बार जो है वो अपील भी की जा रही है ठीक और होगा। उम्मीद की जा रही है कि बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजा जो है उन्हें फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी बुशरा कमर की आपने बात सुनी जी। मोहसिन नकवी साहब भी बलूचिस्तान पहुंच चुके हैं और रेलवे स्टेशन और जो दीगर सिक्योरिटी के मामलात हैं उनका असर जायज़ा लिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई हिकमत अमली का आज ऐलान कर रही थी, लेकिन कोई ऐलान ऐसा सच नहीं है, वही पुरानी बातें हैं। पता नहीं अभी क्या हिकमत अमली है, और सच्ची बात यह है कि मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि अभी तक क्या है, हिकमत अमली है क्या, और जो भी स्ट्रैटेजी है वो जाहिर है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बड़ी कोई खुफिया ही है, उसका हमें आपको तो नहीं पता। जाहिर है कि एक मुझे नहीं पता क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अभी तक तो जो स्ट्रैटेजी है ये तो खैर ऐसी, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। जाहिर है जब आप कॉल देते हैं तो आप सभी को कॉल देते हैं ना, पाकिस्तान के ही तमाम शहरियों को कॉल देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई ऐसी बात है। जो एक कॉन्क्रीट उन्होंने बात की, पीटीआई ने पिछले कुछ अरसे में एक नंबर उन्होंने अपने लिए सेट किया, उन्होंने कहा जी हम 3 लाख अफराद को लेके इस्लामाबाद आएंगे। तो आपको लगता है कि आप खुद ये कहते रहे हैं कि जितनी थोड़ी तादाद में लोगों को लेके आते हैं इसका कोई असर नहीं होना, तो आपको लगता है कि बाकी अगर 3 लाख ना से 1 लाख भी बंदा लेके आए तो उसका असर होगा? देखिए तंजीला, लोग तो इमरान खान के साथ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप इतना बड़ा कंसेंसस जो इस वक्त इमरान खान की ज़ात के ऊपर है वो तो पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ जो स्टेट टायरनी है, जो एक रियासती जबर का सामना है पाकिस्तान के अवाम को और पीटीआई के कारकुनान को खसूसी तौर के ऊपर, उसका मुकाबला एक मजबूत तंजीम कर सकती थी। तंजीम जो है वो जाहिर है हमारे यहाँ जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई है, उसने रवायती तौर के ऊपर कभी अपनी तंजीम बनाई नहीं। उसकी वजूहात हैं और वो एक और सब्जेक्ट है कि क्यों नहीं बनाई, लेकिन उस तंजीम ना होने की वजह से ये पार्टीज कोई मौसर उस तरह का, जिस तरह से आप अगर आप शुरू में जैसा बात कर रहे थे कि बांग्लादेश का कोई मिसाल बना दें या वैसे, वो बनाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हमेशा अपोजिशन में फिर अलाइंसेस बने हैं और निस्बतन छोटी पार्टियां जैसे जेयूआई है, जमात इस्लामी है, दूसरी पार्टियां हैं जिनकी तंजीम है, वो हेल्प करती है फिर आपको एक मिजाज, अवामी मिजाज बनाने में, निकालने में। तो जो पीटीआई का मेरे नज़र में, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरी नज़र में जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जब 9 फरवरी को जब इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज किए जा रहे थे, जब सारे एमएनए और एमपीए हलकों में मौजूद थे और उन्होंने एक तहरीक चलानी थी, पीटीआई की उस वक्त लीडरशिप ने वो तहरीक नहीं चलाई, उसका बहुत। अब पीटीआई उसके बाद जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि वो एक इंतखाबी नहीं, एक अपोजिशन अलायंस नहीं बना पाई। अपोजिशन अलायंस के लिए जेयूआई है, जमात इस्लामी है, जीडीए है, बाकी पार्टीज हैं, उनको साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखिए टेक ऑल नहीं होता। आप बेशक सबसे बड़े हैं, कोई शुबा नहीं पीटीआई का, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि लोग तो इमरान खान के साथ है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसके अपने डायनामिक्स हैं। जी, मैं एग्जैक्टली यही जुमला बोलने लगी थी कि वो गिव एंड टेक के साथ बनता है ना अलायंस। अगर किसी बात पे हो जाते मौलाना साहब के साथ, वो बड़ा चांस था कि एक जरा कॉन्क्रीट एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता, वो नहीं हो पाया। देखिए ना, कभी बार बार कई लोग पीटीआई में जो तनकीद करते हैं मौलाना के ऊपर, वो कहते हैं जी वो जी उनके ऊपर हम एतबार कैसे करें, तो भाई फिर मौलाना आप पे एतबार कैसे करें? तो ये तो कोई एनजीओ तो नहीं वो चला रहे, जमात इस्लामी कोई एनजीओ तो नहीं चला रही। अच्छा, और इस अलायंस ना बनने का नुकसान जमात इस्लामी को भी और जेयूआई को भी बहुत हुआ है। आप देखिए जमात इस्लामी ने कितने सक्सेसफुल धरने अपने कराची में जो है वो मैनेज किए थे, लेकिन जब उन्होंने बिजली के ऊपर इस्लामाबाद में आके एक धरना दिया तो उनको बड़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा और उन्होंने मिन्नतें तरले करके वहां से वो उठे, क्योंकि वो अकेले आ गए थे। अगर वो अकेले ना होते, वो पीटीआई को कॉल देते, जेयूआई को कॉल देते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो जमात इस्लामी को, जीडीए को, जेयूआई को भी नुकसान हो रहा है पीटीआई का साथ ना होने का, और पीटीआई को नुकसान हो रहा है
इन पार्टीज के साथ ना हो। जो एक आम तासुर है उसमें इसकी जिम्मेदारी इस दो बातों पे डाली जा रही है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनल फाइट्स में बहुत ज़्यादा गुम हो गई है और उसमें उलझी हुई है। दूसरा मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद इस बात के लिए अभी भी कन्विंस्ड नहीं है, इतना कुछ देखने के बावजूद भी, कि दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठा जा सकता है, को एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए, फाइट तो कोई मैटर नहीं करती। जो लोग आपस में फ्रैंकली फाइट कर रहे हैं उनका कद नहीं है कि कोई उससे कोई पार्टी को फर्क पड़े। पार्टी तो इमरान खान के साथ खड़ी है, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू यही है कि पीटीआई के अंदर अभी टेक ऑल की सोच है। टेक ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो नहीं होता। अब ये वो फैसला जब वो करेंगे और आपको अलायंस बनाना है तो फिर आपको कुछ देना भी पड़ेगा। और ये तो नहीं हो सकता कि हम ये कहेंगे सब कुछ व्हाट्स योर्स इज आल्सो व्हाट्स माइन इज माइन एंड व्हाट्स योर्स इज आल्सो माइन। ये तो फिर नहीं हो सकता। अच्छा, एक मैंने सब जमातों में देखा कि सभी को ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए उसमें क़यादत के ना होने, यानी कि जो भी मौजूद क़यादत है पाकिस्तान में इस वक्त बाहर इमरान खान साहब के अलावा, उसकी गैर मौजूदगी से भी नुकसान पहुंचा है। और ये तासुर भी उभरा कि शायद पार्टी के अंदर, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से तो आपको पता है कि अब तो जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो तो हमारे शोज़ में आके कहती है कि वो तो डील करके चले जाते हैं। उनके उनके सर पे अगर पीटीआई इनकलाब चाहती है तो वो इनकलाब नहीं आने वाला। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ज़ाहिर है एनर्जीज तो उतनी लग रही हैं, बार बार आप कॉल्स भी दे रहे हैं। नहीं, देखिए ना, जैसा मैंने अर्ज किया कि उसके लिए तंजीम चाहिए ना। आपको गली मोहल्ले में, यूनियन काउंसिल में तंजीम होगी तो वो ये चीज़ें मैनेज करेगी ना, वो है नहीं। और यही मसला पीपल्स पार्टी के साथ था, यही मसला पीएमएलएन के साथ था, यही मसला पीटीआई के साथ है। अगर हमने जो है वो अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए होते और मुकामी हुकूमतें मजबूत की होती तो आज ग्रास रूट्स के ऊपर आपकी तंजीम होती। वो ज़ाहिर है हमने किया नहीं है। उसके बाद अब ये जो सारे लीडरशिप है, आपको मालूम ही है कि ये आप तो इतने खुद कवर कर रही हैं पॉलिटिक्स इतने अरसे से। ये लोगों को तो देखिए ना, पॉलिटिक्स में ना खान साहब इतना जानते हैं ना ये खान साहब को जानते हैं। सो एक फिल इन द ब्लैंक्स की गई है ना, जो फिलर्स डाले गए हैं फिलहाल पॉलिटिक्स के लिए। और पीटीआई का चैलेंज तो है कि उन्होंने कैसे इसको बढ़ाना है, क्या उसको करेंगे। बट मेरी नज़र में अब भी अगर आरिफ अलवी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, आतिफ खान हैं, बाकी लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो 4-5-6 इकट्ठे होके एक अपनी जो है वो बनाएं और उसको वो लेके पार्टीज के साथ बैठें और अलायंस में जाएं। अच्छा, अलायंस के बगैर देखिए, एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोग पेश करते हैं, और फिर मैं कहूँगी नून और पीपल्स पार्टी वाले तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद में सोर्सेज हैं जो पॉलिटिक्स को करीब से देखते हैं, जो हॉर्सेस माउथ आप कह लें, वहाँ से बातें जिनके पास हूँ या वो खुद, वहाँ से ऐसे लगता है कि जो अभी की क़यादत है पीटीआई की, वो चाहती नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। यानी कि कोई एक कोई ऐसी हिडन कोई अंडरस्टैंडिंग है या खामोश एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो अंदर ही रहे और हम अपनी पॉलिटिक्स करते रहे और ये निज़ाम चलता रहे। क्योंकि आप देखें ना कि एक तरफ वो किसी चीज़ पे एहतजाज करते हैं, दूसरी तरफ वो समहाउ, यानी कि 26वीं आईनी तरमीम देख लीजिए, उसके बाद की जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जो उसकी हायरार्की उसके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनी, अगर आप उन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा भी बन जाते हैं, एहतजाज भी करते हैं। वो तो तंजीला खैर आप उसको उल्ट कर लें और वो चाहें कि वो चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए तो फिर वो क्या कर लेंगे। देखिए, कैपेसिटी नहीं है ना, कैपेसिटी का इशू है। सो ये तो ऐसी एक कंस्पिरेसी थ्योरी तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये कहना कि वो चाहते नहीं हैं कि वो बाहर आए, तो वो चाह भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम। सो मेरी नज़र में तो देखिए ना, दो ही तरीके हैं। एक तो यही है, असूली तौर पे तो पाकिस्तान में ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए जिसमें एस्टैब्लिशमेंट बैठे। क्योंकि आप देखें, मुझे नून लीग के दोस्त मिलते हैं सारे, वो भी उतने ही परेशान हैं। वो कहते हैं कि कोई सिविल स्पेस ही नहीं रह गई और वो परेशान है कि क्या हुकूमत चल रही है, हमें सिर्फ आखिरी वक्त के ऊपर जो है वो पकड़ा देते हैं कि ये आपने इसके ऊपर वोट करना है। हम जाते हैं, वोट करके आ जाते हैं। ना उनको कोई डेवलपमेंट के फंड्स मिल रहे हैं, ना उनकी कोई से है सारे सिस्टम के अंदर। और जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के तो खैर एक रवायती पॉलिटिक्स इनकी हद तक जो है वो फिर भी है, लेकिन जो नून लीग के लोग हैं पंजाब में और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं पंजाब में,
वो तो उतने ही दुखी हैं जितने पीटीआई के लोग हाँ, दुखी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि तो इसकी बहुत सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के जो लचक के बगैर रवैया है उसके ऊपर भी जाती है। जो पॉलिटिकल स्पेस अगर सीड हुई है तो एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल है कि ब्लेम उधर भी शिफ्ट होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही वो आप भी कह रहे हैं कि ऑल टेक नहीं होता, टेक ऑल की पॉलिसी नहीं चलती, लेकिन वो बिल्कुल ही अड़ गए हैं ना। इतना अड़ना भी तो ठीक नहीं है सियासत में। लेकिन इसमें तो भी इमरान खान कहने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, बिकॉज अभी तो माहौल हुकूमत ने देना है ना। हुकूमत कह रही है कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम कैसे दें, ठीक है। हम तो फैसले ही नहीं करते। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ। तो आपने जब जो वो दूसरा पहलू इसका बताया था कि कैसे इमरान खान साहब को मैनेज करना है, ये भी आप कह रहे हैं मुक्तदरा को भी और जो जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनको भी समझ नहीं आ रही, कुछ उस हवाले से भी बात करते हैं जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। बात हम कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब से, सीनियर साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। अब चौधरी साहब, एक जाहिर है एक बहस तो है अपनी जगह पर, लेकिन अब जिस तरीके से आर्मी चीफ साहब की मुद्दत में तोसी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसको इंतज़ामी मामला कह दिया, अंदरूनी मामला, और मौलाना साहब ने भी कह दिया, तो ऐसे लगता था कि खान साहब जो हैं उनकी तरफ से भी अब थोड़ी सी खामोशी है, यानी कि अब वो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेके या किसी भी उस तरह से फॉर दैट मैटर नए चीफ जस्टिस का नाम लेके, किसी फौजी अफसर का नाम लेके कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहे। तो एक तासुर ये बन रहा था कि शायद कहीं पे मामलात में लचक आ रही है, लेकिन जो अस्करी ज़राए हैं वो मुसलसल इसी बात को कहते हैं जी कि किसी किस्म की कोई लचक नहीं है जब तक 9 मई की माफ़ी नहीं होती। तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी एक मसला है कि इस माफ़ी तलाफ़ी को या इस जिम्मेदारी को किसी तरीके से पीटीआई सॉर्ट आउट करे, खान साहब सॉर्ट आउट करें? 9 मई के बाद फिर 8 फरवरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, 8 फरवरी को भी तो बहुत बड़ा सान्या हुआ है ना, जो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम को रॉब किया गया है उनके वोट के हक से, उसकी जिम्मेदारी और माफी कौन मांगेगा? तो जब वो वो कहते हैं ना, मांगेंगे तो फर्स्ट फिर इशू उस पे भी फर्स्ट। बात हो सकती। 9 मई पहले दोनों इकट्ठे हैं ना। नहीं, 8 इकट्ठे नहीं है ना, फरवरी एक पहले साल के हुआ, बाद है 9 मई तकरीबन। पहले हुआ है, 9 मई पहले हुआ है या 8 फरवरी पहले हुआ है। और 9 फरवरी की जो 9 मई का मामला है, जो 8 फरवरी को तो लोगों ने फिर डिसाइड कर दिया ना उसको। तो इसलिए अभी आपको इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आपके कुछ जराए ये कह रहे हैं कि वो कोई लचक नहीं है, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अंदोनाक खबर है। और मेरी नज़र में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें बहुत इजाफा करने वाली बात है। क्योंकि अगर अब भी ये सिचुएशन यही है कि हमने नहीं छोड़ना और जो भी 2 करोड़ लोग हैं उनको फांसी लगा देनी है और उसके बगैर चीज़ें नहीं चलनी और हर बंदे को हमने हर वक्त लाठी गोली से ही चलाना है, तो फिर देखिए मुल्क तो इस तरह नहीं चलते। बलूचिस्तान में आप देख लें न किस मामलात हमने किस नहज पे पहुंचा दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, हमने पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के पॉश इलाकों को करार दे दिया। बाकी इस मुल्क में जो हो रहा है उससे लाताल्लुक हो गया है। हमारे जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में होते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट बढ़ रहा है। तो इसमें इकॉनमी जो है सियासी वो जो आम दीगर आदमी लीडरशिप है, जो दूसरी सियासी क़यादत है, यानी कि मौलाना साहब हैं, जरदारी साहब हैं, आपको मौका मिला जरदारी साहब का भी आप वर्किंग का स्टाइल जानते हैं। मौलाना साहब की सियासत ज़ाहिर है हम सभी ने सीखा है, जो पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं हमेशा उनको सियासत करते हुए। तो आपको लगता है कि वहाँ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा इस डेडलॉक को ख़त्म करने का? नहीं, कोई इनिशिएटिव उन्हीं की तरफ से तो नजर नहीं आया। क्योंकि देखिए ना, जिस तरीके से आपने इनिशिएटिव लेना होता तो पहले माहौल बेहतर करना होता। जिस तरीके से इस वक्त पीटीआई के कारकुनान को जेल में, पहले जेलों में डाला गया है, एंटी टेररिज्म के केसेस बनाए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, झूठे और जाली। सिटिंग एमएनएस की कोई इज्जत नहीं है, उनके घरों में घुस के उनकी फैमिलीज के साथ जो किया जा रहा है। सो इससे तलखियां तो बढ़ रही हैं, कभी कम ही नहीं हो रही। तलखियां तो आप रोज बढ़ा रहे हैं। और लोगों को ख्याल है कि ये तलखियां ही इसलिए ज़रूरी हैं कि इससे हम एक क्वर्जन का लेवल बढ़ाई रखें ताकि खौफ की फ़ज़ा मुल्क में रहे। अब जब खौफ की फ़ज़ा एक सोसाइटी में या मुल्क में रहती है, तो वहाँ पे फिर कौन इन्वेस्टमेंट लाएगा? वहाँ पे कैसे जो है वो कोई तरक्की हो सकती है? ठीक है। वहाँ पे कैसे नॉर्मेलिटी हो सकती एक जो और बात है जो मैंने आपसे पूछनी है, आपकी मैं बात सुन रही थी, हमारी कुलीग किरण नाज के प्रोग्राम पे भी आपने कहा कि सदर ट्रंप की जो
साबिक अहलिया हैं उनके साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात थे, और जुल्फी बुखारी साहब भी उनकी बेटी और दामाद की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वहाँ से कोई वाकई कोई इफेक्टिव एक कोई बात हो सकती है, उन ताल्लुकात का कोई फ़ायदा खान साहब को हो सकता है? क्योंकि इतने अरसे में ट्रम्प साहब ने बात तो कोई नहीं की इमरान खान साहब के हवाले से। उनको कोई रोकने वाला तो नहीं है, उनको कोई रोक टोक नहीं हो तो कुछ भी कहते रहते हैं, किसी के बारे में भी कहते रहते हैं। तो पहले तो खैर बात तो उन्होंने की है, मेरे ख्याल उन्होंने 2-3 दफा बात की है पाकिस्तान के ऊपर, और जब भी उन्होंने इस रीजन के ऊपर बात की है उन्होंने इमरान खान के ऊपर बात की है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल उनके इमरान खान के ताल्लुकात हैं अच्छे, फैमिली से, उनकी फैमिली से ताल्लुकात हैं। ट्रम्प साहब से उन्होंने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया, उनके मतलब सुपरफिशियल ताल्लुकात नहीं हैं, बड़े उनके करीबी अच्छे ताल्लुकात हैं। और तीसरी बात यह है कि जो ट्रम्प है उन्होंने फैसला ये करना है कि जो कांग्रेस की रेजोल्यूशन पास हो चुकी है जिसमें एक लीगल पोजीशन जो है वो कांग्रेस दे चुकी है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर जो डाउट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस इमरान खान के ट्रायल के हवाले से लीगल पोजीशन दे चुका है, सदर बाइडन ने उसके ऊपर उसको दरख्वार इतना नहीं समझा उसके ऊपर अमल करने का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैसला करना है कि वो बाइडन की पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे या वो अपनी इसके ऊपर जो कांग्रेस है उसकी बात सुनेंगे। और अगर वो कांग्रेस की बात सुनने का फैसला करते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए मुश्किल है अमेरिका की किसी भी बात को इस वक्त मुकम्मल रद्द करना। ख्वाजा आसफ और ये राना सनाउल्लाह साहब कह तो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है कि इनके बस की बात नहीं है। लेकिन अभी कोई अमेरिका की ऐसी मजबूरी नहीं है ना, ना पाकिस्तान की कोई ऐसी मजबूरी है। अमेरिका ज़ाहिर है पहले अफगानिस्तान में फंसा हुआ था तो हमारे पे दबाव डाल सकता था, अब तो कोई ऐसा स्टेक्स नहीं है दोनों जानिब। तो इसको तो दोनों तरफ देखा जा सकता है। एक तरफ इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से कोई अमेरिका को फिलहाल काम नहीं है, और दूसरी तरफ जो अमेरिकन डायस्पोरा है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की उन्होंने बहुत मदद की है ये इलेक्शन जीतने में, इवन फंडिंग में पाकिस्तान से अगर आप ब्लूमबर्ग उठा के देखें तो पाकिस्तानियों ने जिस तरह से फंड किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है उसकी जो मजबूरी है वो ट्रंप को है, और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी नहीं है। सो ये तो एक्चुअली इंटरवेंशन की तरफ ज़्यादा एक लॉजिक है। आखिरी जो बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी बेचैनी है। मेरा ख्याल है फैसल साहब के खिलाफ भी जो मुहिम चली वो इसी वजह से चली कि शायद वो आपको वापस पीटीआई में लाने की कोशिशें कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप बहुत बिला जवाज़ तनकीद करते हैं और इस तनकीद से लोग बड़े खुश नहीं हैं। तो इन दोनों बातों पे भी बता दीजिए कि पीटीआई में वापसी जो है वो उसका स्टेटस क्या है। यानी कि ज़ाहिर है उस वक्त सभी को ये था कि आपने पीटीआई छोड़ दी है, अब आप उस दिन संजानी के जलसे में भी गए थे, तो क्या मामला है, ये स्टेटस क्या है? नहीं देखो, अगर हमने छोड़ दी होती तो अगर ओन चौधरी साहब एमएनए बन सकते हैं लाहौर से और वाडा बन सकते हैं सेनेटर, तो मेरा ये ख्याल है कि मेरी पॉलिटिकल स्टैंडिंग तो आप एग्री करेंगे कि उनसे ज़्यादा ही है। तो आई वुड हैव बीन इन द कैबिनेट अगर छोड़ दी होती। तो हमने तो जो सारा ये जो एक एपिसोड सहा है, तशद्दुद सहा है, चीज़ें सही हैं, तो वो इसीलिए सही है कि हमने पीटीआई नहीं छोड़ी, वो पीटीआई के साथ है। जहाँ तक पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है वो बदलती रहती है। मुझे चूंकि अभी खान साहब का मैसेज है कि आपने तनकीद नहीं करनी और इनको ऊपर जो है वो बात नहीं करनी, तो इसलिए मैं नहीं करता। लेकिन ये है कि अब तनकीद तो है खैर इनके ऊपर, लेकिन अब चूंकि खान साहब ने कहा है कि नहीं करनी, बाकी ये है कि जिस दिन खान साहब बुलाएंगे हम चले जाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम तो मेरा तो एक इस वक्त सिंपल बात है कि पाकिस्तान के लोगों की जीत होनी चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों की जीत ये है कि इमरान खान जो है वो सुरखरू हो और वो निकलें, और ये इम्पोर्टेंट है अगली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ सवाबी जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली अब तय की है और उसकी कामयाबी के क्या इम्कान हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। मलक अहमद बचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा। बचर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सवाबी जलसे में ऐलान फिर भी तारीख का नहीं हो पाया, नवंबर का कहा गया, और तारीख क्यों नहीं दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये तहरीक जिसका ऐलान हो रहा है, ये जलसा होगा, ये धरना होगा, ये क्या होगा? देखिए जी, बात ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तारीख का तो हम तो 2 साल हो गए हैं
इस वक्त एहतजाज में, और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में ये पहली पार्टी है, बल्कि दुनिया की ऐसी पार्टी होगी जो 2 साल से एहतजाज में है। तो हमें चूंकि एक फस्तायत के साथ हमारा मुकाबला है, एक आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा मुकाबला है, तो तारीख भी आ जाएगी आपके सामने। हमने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज किया है और ज़हनी तौर पे हमने तैयार किया है कि हम धरने में लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं और हमारा मकसद है इमरान खान की रिहाई और महंगाई और जो अदालती कत्ल हुए हैं, जो जुडिशरी का कत्ल हुआ है, ये हमारे मकासद हैं। अच्छा, इसमें ये भी बताइए कि ज़ाहिर है आप लोग सारे पंजाब की लीडरशिप आज खैबर पख्तूनख्वा में गई, और मैं अज़मा बुखारी साहबा का बयान सुन रही थी, वो कह रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में आप बेशक खेलते रहें जलसा जलसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका क्या सियासी असर आप देखते हैं? जो आपका ज़ाहिर है यहाँ पे आप जलसे करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे पंजाब में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आपको लगता है कि वो सेंटर बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मुहिम के लिए, इस एहतजाजी और मज़ामती तहरीक के लिए? लेकिन जी हमने लियाकत बाग का जलसा किया, संजानी में किया, लाहौर में इन्होंने हमें मवेशी मंडी की जगह दी, वहाँ भी हमने जलसा किया, इन्होंने देख लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ये कोई दुरुस्त स्टेटमेंट है कि पेशावर में खेलते रहें या खैबर पख्तूनख्वा में खेलते रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और वो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त फेडरेशन की अलामत है। और जब ये लॉन्ग मार्च और ये हमारे धरने का ऐलान होगा तो आप देख लेंगे कि इनका असर क्या होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी खुशफहमी है, वो अपनी खुशफहमियों में मुब्तला है। तो मुझे नहीं लगता कि मलिक साहब, इसमें जो ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है हिज़्ब इख्तिलाफ का, उस पर भी कोई बातचीत हो रही है? आपको लगता है कि उसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलेगी? देखिए बात ये है जी, ग्रैंड अलायंस की बात, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार है जो कि उसके मैंडेट चोरी में शरीक नहीं है। अच्छा, ग्रैंड अलायंस हमारा, आप एक हमारा पहले महमूद खान अचकजई साहब और जमात इस्लामी के साथ भी हमारी बातचीत हो रही थी। इस वक्त अलामा साहब हमारे साथ हैं, सेनेटर हैं हमारे साथ वो। तो उसमें यह है कि आप देखें ग्रैंड अलायंस का क्या मतलब है कि हम पार्टीज को साथ मिला के चले। अब हमने उन पार्टीज के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए, जीडीए ने भी हमारे साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टीज की मजबूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि हम सबसे बड़ी कामयाबी जो हुई है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान से हमारी तलखी कम हो गई है। अच्छा, उनके दरमियान तलखी थी तो वो तलखी कम हो गई है। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि ये इंशाअल्लाह ताला ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बड़ी जल्दी बन क्या जाएगा। तारीख का ऐलान ना करने के पीछे भी यही जो मुहरकात हैं कि आप लोग चाहते हैं कि बाकी जमातें भी इस तहरीक का हिस्सा बने, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अकेले ये तहरीक चलाएगी? देखिए, एक पहले हमारा तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है, उससे हमारी बातचीत मुख्तलिफ जमातों से चल रही है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक स्ट्रेटजी है जो हमने एक प्लानिंग करनी है, और आपको पता है कि हमारा मुकाबला सिर्फ सियासी जमातों से नहीं है, सियासी जमातों को लाने वालों से भी है। और हम ये समझते हैं कि हमारा, चूंकि हमें उन्होंने डैमेज करना है, हमें उन्होंने रोकना है, हमें आज भी रेंजर और ये सारी लगी हुई थी सड़कों पे, तो हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। चूंकि हम कतन कतन हम कोई कलफशार या हम कोई बदमनी नहीं चाहते। हमारा हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आइन 16 और 17 की जो आर्टिकल्स हैं आइन के, वो हमें हक देते हैं कि हम अपने ये एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करें। सही। तो इसलिए अभी हमने ये ऐलान इसलिए नहीं किया कि हम मजीद प्लानिंग करेंगे। अच्छा, अभी तक प्लानिंग हुई नहीं है? नहीं, हमारी प्लानिंग है जी, अली अमीन प्लानिंग गंडापुर है। साहब कहते हैं कफन बांध के घर से निकलेंगे, घर वालों को कह दिए जनाजे पढ़ा देना, वापस नहीं आए। तो प्लानिंग के बगैर इतना जज्बात को इश्तियाल देना भी कोई बहुत अच्छी सियासी मेच्योरिटी का देखिए जी, सबूत तो नहीं है? प्लानिंग से मुराद ये बात नहीं है। प्लानिंग से मुराद ये है कि हमारी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है,
हमने कोर कमेटी में अपना फैसला करना है। हमने इस बात को हम किस तरह लेके, कोई एक दिन का काम तो है नहीं, हमने इस पे लंबा अरसा एहतजाज करना है। तो मेरे ख्याल में इस पे अभी थोड़ा बहुत हमें रिफाइन करने की जरूरत है। और वो खान साहब डेट तो अंदर खान साहब देंगे जी, वो तो इमरान खान ने जो डेट देनी है वो कल की भी दे दे तो हम तैयार हैं जी। अच्छा, आखिरी जो बात आपसे पूछनी है वो ज़ाहिर है एक अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से और हमाद अजहर साहब के हवाले से खबरें आती रही और ये कहा जाता रहा कि जो पंजाब की तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है वो शायद उतनी एक्टिव नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों में और रहनुमाओं में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो ख़ुद तो अपने घरों में और हलकों में बैठे रहते हैं और मार खाने के लिए सड़कों पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग आते हैं। तो आज आप लोग सारे वहाँ पे गए हैं, आपको लगता है कि इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए? नहीं, मेरे ख्याल में पहले भी इस हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट है, वो कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशन में है एहतजाज करने में। हम एक फस्तायत का, एक फार्म 47 की गवर्नमेंट का हम शिकार हैं। तो मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। ये ज़रूर है कि इधर जुल्म ज़्यादा हो रहा है, पर्चे हो रहे हैं, लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। खान साहब की बीवी बहनों को इन्होंने पकड़ा, इन्होंने सारे लीडर्स पे जुल्म किए। तो ये थोड़ा सा ज़रूर है, बाकी तंजीम अपना काम कर रही है। मैं अपोजिशन लीडर आखिरी एक पार्लिमानी। मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए। ज़ाहिर है आप क्योंकि लाहौर में हैं, पंजाब में आप अपोजिशन लीडर हैं, बुशरा बेगम साहिबा से कोई मुलाकात, कोई वहाँ की जो पंजाब की जो सियासी सरगर्मी है उस हवाले से कोई राब्ता? जी नहीं, बुशरा बीबी से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि वो अपनी जो ज़ाती अमूर हैं वो अंजाम दे रही हैं। तो उनके साथ इस सेंस में तो राब्ता ज़रूर है कि वो खान साहब की बेगम है और हमारी बेस्ट विशेज़ उनके पास पहुंच जाती हैं, तो हमारी दुआ भी पहुंच जाती है। लेकिन अभी पॉलिटिकली कोई ऐसा राब्ता नहीं लेकिन हुआ। बच्चा साहब कोई इतना भी तय हुआ है कि ये धरना होगा या इजलास होगा, ये भी तय नहीं हुआ कि जलसा होगा या धरना होगा? ये आपको जल्दी पता चल जाएगा, ये फिक्र न करें, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी जल्दी। मलिक अहमद बच्चर साहब, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, पंजाब असम्बली में हमसे बात कर रहे थे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोबारा आपसे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।